Good morning, 11th class. बच्चों, we are discussing about the connective tissues and we are discussing special connective tissues. तो हम अभी ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ रहे हैं. पहले हमने ब्लड स्टार्ट किया था और कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ब्लड के अंदर दो पार्ट हैं. एक तो है ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड इज द सॉलिड पार्ट यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट. जो ब्लड प्लाज्मा है वो 55% पार्ट बनाता है, जिसमें वाइटिस होता है वो, और 90% वाटर है. इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होते हैं. ठीक है. जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% है, जिसके अंदर ब्लड की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो बच्चों, आरबीसी मैंने कल समझाया था आपको कि आरबीसी जो है सर्कुलर होती है, डी न्यूक्लिएटेड होती है, बाई कॉन्केव होती है अगर मैं मैमल्स की बात करूं. ठीक है ना. केमल और लेमा ये ओवल शेप में भी होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, केमल और लेमा की आरबीसी. ठीक है. हमारे अंदर आरबीसी सर्कुलर है. आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है. ठीक है. आरबीसी सिंगल येलो या व्हाइट नजर आती है, लेकिन जब क्लम्प में होती है तो फिर वो रेड नजर आती है. और आरबीसी का जो नंबर है 55 लाख पर एमएम क्यूब, और 40 इन मेल्स और फीमेल्स के अंदर 45 लाख पर एमएम क्यूब. और हीमोग्लोबिन जो है जनरली हेल्थ जो सेक्टर है वो ये कहता है, जो मेडिसिन सेक्टर है वो ये कहता है कि मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन का रेंज है वो 13 से लेकर 18 होना चाहिए. समझ में आ गई बात आपके. और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर 12 से 16 के बीच में होना चाहिए. तो ये हेल्दी होने का वो है सिंबल. ठीक है. और आरबीसी की जो लाइफ स्पान है 120 डेज है. इनका फॉर्मेशन बोन मेरो के अंदर होता है और इनका जो डिस्चार्ज है वो स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर होता है. ठीक है. आज बच्चों डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करते हैं. डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स. सेकंड जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स. इनको इन शॉर्ट डब्ल्यूबीसी कहते हैं. क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी. ठीक है. मैं पहले डायग्राम बना देता हूं. डब्ल्यूबीसी दो टाइप की है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. तो पहले ए ग्रेन्युलोसाइट सॉरी
हाँ जी बच्चों, ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये WBCs के लिए है, व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। और इनकी जो शेप है वो इररेगुलर होती है, अमीबा लाइक, अमीबॉइड मूवमेंट भी शो करते हैं ये, ठीक है। और ये न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। और जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है इनका नंबर जो है 8000, मैंने अप्रोक्स बताया, 5000 to 10,000 के रेंज में पर mm³ में ये पाई जा सकती हैं। और इनके दो टाइप हैं, पहले मैं टाइप बता देता हूँ, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है इनमें न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है वहां पर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये लॉब्ड न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ध्यान रखना। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है इनका, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, ये ग्रेन्यूल्स हैं और बाकी का साइटोप्लाज्म है, तो इनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये 3 टाइप की है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल है ये एसिडिक और बेसिक किसी भी स्टेनिंग एजेंट से स्टेन हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं न्यूट्रोफिल। सेकंड लेते हैं इओसिनोफिल, ये एसिडिक जो स्टेनिंग एजेंट है इओसिन, उससे कलर होती है, ये समझ में आ गई बात। और इनकी एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी होती है, एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। जबकि जो बेसोफिल है ये मिथाइलिन ब्लू से, किससे, मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होता है, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होता है और बेसिक स्टेन है ये। और बेसोफिल जो है हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन, हिपेरिन, इनको ये रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि एंटी हिस्टामाइन जो है एंटी एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट लेते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, इनमें न्यूक्लियस बड़ा होता है, इधर देख लो मनीष। और न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है वहां पर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ये 2 टाइप के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट जो सेल्स हैं ये फेगोसाइटिक होती है। फेगोसाइटिक मतलब कोई भी कीटाणु है, जर्म्स हैं, कोई पैथोजन है, उसको फेगोसाइट करना, खा जाना, डाइजेस्ट कर जाना, समझ में आ गई बात। तो ये फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, स्कैवेंजर टाइप के होते हैं ये। सेकंड लेते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज बनाती हैं, ये 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है ये मेमोरी सेल्स कहलाती है, मेमोरी रखती है किसी भी इंफेक्शन की, स्पेशली वायरल इंफेक्शन की।
और बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। जो बी लिम्फोसाइट्स है ये बोन मेरो में बनती है। कहाँ बनती है? बोन मेरो के अंदर बनती है। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स मैं यहां लिख देता हूं, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और अब आ जाते हैं टी लिम्फोसाइट। तो बच्चों जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, दीज आर फॉर्म इनसाइड द बोन मेरो, बोन मेरो के अंदर बनती है। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये बनती है थाइमस ग्लैंड के अंदर, थाइमस के अंदर जो हमारे हार्ट के सामने है। और इनका मैच्योरेशन होता है लिम्फ नोड्स के अंदर, लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड्स के अंदर। ओके, तो ये पार्ट था व्हाइट ब्लड सेल्स का। तो इनकी लाइफ स्पान 3 से 4 दिन है। नंबर मैंने आपको बता ही दिया इनका, ठीक है। और इनका, इनमें कुछ ऐसी हैं जो बोन मेरो में बनती है, कुछ ऐसी हैं जो थाइमस ग्लैंड में या लिम्फ ग्लैंड्स में बनती है, ठीक है। आगे बढ़े तो WBCs हमारे इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। WBCs का रोल होता है इम्यूनिटी देना, ठीक है। WBCs को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं यक्षिता? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इजी है, इजी है। थर्ड जो टाइप है सेल्स का वो है प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट। बच्चों यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं, मैमल्स के अंदर इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, मैमल्स में प्लेटलेट्स कहते हैं। और मैमल्स के अलावा जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं, अदर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। मैमल्स का मतलब होता है जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है। तो हम सब क्या है? मैमल्स हैं, ठीक है। हम क्या है? मैमल्स हैं। तो मैमल्स में तो इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, लेकिन जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। उनके अंदर ये न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन हमारे अंदर ये न्यूक्लिएटेड नहीं है, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? बोन मेरो की, बोन मेरो की मेगा कैरियोसाइट जो सेल्स हैं उनके डिविजन हैं, उनके ये फ्रेगमेंट्स हैं। मैं लिख देता हूं, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ, मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मेरो। ओके, तो बच्चों जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ, प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मेरो। बोन मेरो की जो फ्रेगमेंट्स हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स के, वो प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन हमें हम जब ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में तो हमें न्यूक्लिएटेड नजर आता है। एक्चुअल में कुछ बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इनके सेंटर में एक्यूमुलेटेड होते हैं, इकट्ठे होते हैं। कुछ बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्लेटलेट्स के सेंटर में पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस का अपीयरेंस देते हैं, जबकि वो है नहीं, ठीक है। बच्चों जो प्लेटलेट्स का जो नंबर है, प्लेटलेट्स का जो नंबर है 2,50,000। कितना है? 2,50,000 दैट्स 4 लाख पर mm³ ये नंबर इनका 2,50,000 से लेकर 4 लाख पर mm³ होता है। बहुत ही जरूरी है। अगर प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाए, स्पेशली जैसे डेंगू की जब बीमारी हो जाती है तो प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाती है,
तो अपने बॉडी के अगर प्लेटलेट आपके 30,000 से नीचे चली जाती है तो लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है ये, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को तुरंत क्या है, प्लेटलेट्स जो ट्रांसफ्यूज की जाती है। तो डेंगू की डिजीज में ऐसा होता है, प्लेटलेट गिर जाती है। 1,50,000 तक भी काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 30,000 से नीचे जाता है तो डॉक्टर चिंता में आ जाते हैं, घर वाले भी चिंता में आ जाते हैं, तो फिर प्लेटलेट्स को भी चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जिससे ब्लड चढ़ाते हैं। और अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो बॉडी के जो छेद हैं वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, मतलब यूरिन में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये बैलेंस रखता है ब्लड को बॉडी के अंदर। प्लेटलेट्स के द्वारा क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं, क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। तो जो इंजर्ड पार्ट है बॉडी का, वहां पर हीलिंग करना और क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, प्लेटलेट्स के द्वारा क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, जिससे जो चोट लगा हुआ पार्ट है वहां पर क्या है, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। होता है ना, आपके चोट लगती है थोड़ी देर में, जैसी हवा लगती है तो फिर ब्लड रुक भी जाता है और वो फ्लोटिंग हो जाती है वहां पर। अब फ्लोटिंग कैसे होती है अपन चैप्टर 18 में समझेंगे, ठीक है, पूरी मैकेनिज्म है फ्लोटिंग की। तो ये बच्चों फंक्शन है प्लेटलेट्स का। बताइए समझ में आया नहीं आया। वर्टिब्रेट्स में इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, वहां ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस। अच्छा, मैंने डायग्राम नहीं बनाया बच्चों, इस तरीके से होती है ओवल शेप में। ये बच्चों प्लेटलेट का डायग्राम है, कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व की जाती है, ऑब्जर्वेशन आता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपका ब्लड का पार्ट कंप्लीट होता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड कर लेते हैं अपन। फंक्शन, कोई बता सकता है क्या क्या फंक्शंस हैं? ओके, हाँ हाँ, 11th क्लास, ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ट्रांसपोर्टेशन का इनका मेन फंक्शन है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना। जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन, एक बैलेंस भी बनाए रखता है बॉडी के अंदर ये, ठीक है ना। तो ये इतने सारे फंक्शंस हैं ब्लड के, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है किडनी तक, ठीक है। तो ये सभी फंक्शंस क्या है, ब्लड के हैं। कनेक्टिव टिश्यू में अगला टॉपिक है लिम्फ। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, लिम्फ क्या है बच्चों। जब जब ब्लड जो है, जब ब्लड कैपिलरीज में से, आपको पता है ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो सेल्स तक नहीं पहुंचती, उसके लिए लिम्फ रेस्पॉन्सिबल है। जब कैपिलरीज में से ब्लड स्क्वीज आउट होता है तो ब्लड में से आरबीसी पीछे रह जाती है, रेड ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट भी पीछे रह जाती है। जो व्हाइट फ्लूइड रिलीज होता है इंटर सेलुलर स्पेसेस में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो दोबारा सुन लीजिए, जब कैपिलरीज में से ब्लड स्क्वीज आउट होता है
तो इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस है वहां पर जो व्हाइटिश फ्लूइड आ जाता है उसे हम लिम्फ कहते हैं, जिसके अंदर आरबीसी नहीं होती, प्लेटलेट्स नहीं होती और कुछ प्रोटीन भी नहीं होती। ठीक है, कुछ एक प्रोटीन्स भी नहीं होती, केवल उस व्हाइट फ्लूइड में डब्ल्यूबीसीज होती हैं। क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसीज होती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ से फिर क्या है, सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, उनका एक्सचेंज होता है, या CO2 को वापस लेना है, वेस्ट को लेना है, वो लिम्फ के थ्रू होता है। फिर ये लिम्फ वापस से आ जाता है ब्लड में। ठीक है, और इस तरीके से क्या है कि ये एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। लिम्फ के द्वारा हार्मोन का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, लिम्फ के लिए लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, जिसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती है, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नर्वस टिश्यू लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बच्चों मैं ये श्योरिटी दे रहा हूं कि आगे और भी ऐसे चैप्टर हैं जो सारे डायग्रामेटिक हैं, तो डायग्राम के द्वारा समझना बहुत ही आसान है आपके लिए। नर्वस टिश्यूज, पहले मैं डायग्राम बना दूं नर्वस टिश्यू के लिए।
ये जो चैप्टर है बेटा, इसका ये लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यूज, है ना। नर्वस टिश्यू में हम डिफरेंट वैसे तो न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। तो इसमें कई सारी न्यूरॉन के टाइप वगैरह कंप्लीट करके फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर सेल के बारे में। अगले तीनों चैप्टर सेल यूनिट के हैं, ठीक है। तो हाँ बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक न्यूरॉन की है। न्यूरॉन एक सेल है। न्यूरॉन इज द या न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स के मिलने से जो है नर्व फाइबर्स बनते हैं, और इनके एग्रीगेशन से नर्वस टिश्यूज बनते हैं, जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, हमारा ब्रेन बनता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, ठीक है। तो ये, तो पहले हम अपन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर है ध्यान से देखिए, लॉन्गेस्ट सेल है। न्यूरॉन क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की। तो ये जो पार्ट है इसका, दिस वन इज द साइटोन। इसे हम साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। तो इसके ये जो प्रोसेसेस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ये इनका न्यूक्लियस है, और इनके बाहर ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें नीसल ग्रेन्यूल कहते हैं। एक्चुअली दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गई बात? तो नीसल ग्रेन्यूल्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैव द राइबोसोम्स, जिनके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, और ये अंदर साइटोप्लाज्म है। अब ये जो लॉन्ग प्रोसेस है, इस लॉन्ग प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। ओके बच्चों, ये जो पार्ट है इसे एक्सोन हिलक कहते हैं। ये एक्सोन है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक्सोन को ये जो सेल्स सराउंड कर रही है, तो इन सेल्स की लेयर, ये जो सेल्स की लेयर जो एक्सोन को कवर कर रही है, इसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा कहते हैं, जो कि स्वान सेल से बनती है। तो ये जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्वान सेल। क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। और ये इनका न्यूक्लियस है, और इनके द्वारा जो फैटी डिपोजिशन होता है, फैटी जो सब्सटेंस है वो एक्सोन के ऊपर डिपोजिट हो जाता है। तो एक्सोन के ऊपर ये जो फैटी सब्सटेंस, मतलब फैटी डिपोजिशन जो है, इसे हम मेडुलरी सीथ कहते हैं और माइलिन सीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन सीथ कहते हैं। अब ये एक्सोन यहाँ पर, अच्छा, बीच में ये जो पार्ट है इन्हें हम कहते हैं रेनवियर्स नोड। क्या कहते हैं? रेनवियर्स नोड कहते हैं। और ये जो एंड्स हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल एंड। क्या कहते हैं? एक्सोन टर्मिनल एंड कहते हैं। और ये जो नोब है इन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब। तो एक सिनेप्टिक, अब ये जो न्यूरॉन है ये अगली न्यूरॉन से कनेक्टेड रहती है। कैसे?
ये जो सिनेप्टिक नोब है अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट से जंक्शन बना लेती है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से एक से दूसरी न्यूरॉन का कनेक्शन बना रहता है। इस न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब और अगली न्यूरॉन का डेंड्राइट, उनके जंक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, जो मैंने 10th में भी पढ़ाया था आपको। ठीक है बेटा? और यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो अपन 21 चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है? समझ में आया है नहीं आया? आ गया? हाँ। तो इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो थोड़ा सा बचा है, टाइप ऑफ न्यूरॉन, नर्व फाइबर्स, ये सब अपन कल डिस्कस करेंगे। और कल टाइम बचा तो चैप्टर 8 भी कल ही स्टार्ट कर देंगे, जो कि सेल का है। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप 9th के कंपेयर में सेल चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, और भी कई सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट अपन कल करेंगे।